नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस सेशन में अपने प्रादेशिक परिदृश्य के उन सभी तमाम बिंदुओं को कवर करने वाले हैं जो अपने प्रेक्षक की दृष्टि से बेहद खास हैं। आज के इस सेशन में आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा, क्योंकि साथियों, अपनी जो वर्तमान सरकार है उसके दिसंबर 2024 में 1 साल पूर्ण होता है और उस 1 साल में पूर्ण होने पर वह विभिन्न सारी नीतियाँ हैं, योजनाएँ हैं, लागू करते हैं जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखती है। उन सभी बिंदुओं को अपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अल्प समय में कवर करेंगे। आइए, ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए, माँ शारदे को नतमस्तक वंदन करते हुए आज की सेशन का आगाज़ करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। अपना जो प्रथम बिंदु है साथियों, वो है राजस्थान के 3 नए संभाग और 9 जिलों को भजनलाल सरकार ने क्या किया? निरस्त कर दिया गया है। गत सरकार, कांग्रेस सरकार के द्वारा 17 जिले और जो 3 नए संभाग बनाए गए थे, उनमें से 9 जिलों को क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल की 28 दिसंबर 2024 को एक बैठक आयोजित होती है। उस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि 17 जिलों जो बनाए गए थे पूर्व में और उसमें 3 जो संभाग बनाए गए थे, उनका पुनः निर्धारण कर उनमें से कुल 9 जिलों को समाप्त कर दिया गया है और इसके साथ वो 3 संभाग भी समाप्त कर दिए गए हैं। अब जो वर्तमान में प्रदेश में जो संभाग है वो 7 हैं और जिले कितने हैं? 41 हैं। जो नवीनतम जो 9 जिले बनाए गए थे जिन्हें खारिज किया गया है वो है अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर, शाहपुरा। इनको निरस्त किया गया है। जो संभाग निरस्त किए गए हैं वो बांसवाड़ा, पाली और सीकर, इनको क्या किया गया है? निरस्त किया गया है। वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? तो 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं। और जो मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी को जिले बनाने की कवायद चल रही थी, उन्हें भी क्या किया कर दिया गया है? निरस्त कर दिए गए हैं। और जो 8 नवसृजित जिले यथावत रखे गए हैं वो है साथियों फलोदी, बालोतरा, कोटपुतली, बहरोड, खैर, तिजारा, ब्यावर, डीग, डीडवाना और सलूम्बर। तो इन्हें क्या रखा गया है? हूबहू जैसे थे वैसे की वैसी स्थिति में रखा गया है। समीक्षा के लिए 2 बैठकें समितियां गठित की गई थी। जो समिति गठित की गई थी वो आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता में यह गठित की गई थी और इसकी जांच के लिए संयुक्त कमेटी को भी यह सौंपी गई थी। तो साथियों, ये थे अपने सेशन का पहला बिंदु जिसे अपन ने कवर किया है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो 9 जिलों को समाप्त किया गया है और उसी के साथ साथ 3 संभागों की भी बलि चढ़ाई गई है, उसके बारे में जाना। और वर्तमान में 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं। इसी के साथ अन्य कुछ निर्णय लिए गए वो आपसे मैं रूबरू करता हूं। उक्त बैठक में मंत्रिमंडल ने जिला परिषदों और पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। साथ में सीईटी की वैधता की 3 वर्ष कर दी गई है। तो ये भी निर्णय इसमें साथ में लिया गया था साथियों। प्रदेश की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 17 नवीन जिलों में 3 नए संभाग बनाने का निर्णय लिया था, जिसके क्रम में राजस्व विभाग द्वारा 5 अगस्त 2023 को यह अधिसूचना जारी की जाती है कि अब कितने जिले हैं? 50 जिले होंगे और 10 संभाग होंगे और उनमें से 9 जिलों को घटा दिया गया है। किसके द्वारा? भजनलाल सरकार के द्वारा। और अब 7 संभाग हैं, जो पहले की स्थिति थी वही है। बढ़ते अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। असम अनुसंधान केंद्र को दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और जो अब जिस नस्ल सुधार के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है असम अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर को, तो हल्लारी नस्ल के लिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? हल्लारी के लिए। और उससे पहले जब यह पुरस्कार मिला था तो मारवाड़ी नस्ल के लिए इसे पुरस्कार से नवाजा गया था। पहले मारवाड़ी के लिए और अब हल्लारी जो असम की नस्ल है, घोड़े की जो नस्ल है, उसके लिए इसे नस्ल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? असम अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर को। असम अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। उष्ट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो जोहड़बीड़ बीकानेर में है, जहां पर ऊंटनी के दूध की आइसक्रीम भी बनाई जाती है और वो मैं टेस्ट करके आया था, बहुत शानदार होती है। आप कभी जाओ तो जरूर टेस्ट करके देखिएगा। राष्ट्रीय असम अनुसंधान केंद्र बीकानेर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने लिए, सीधा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो जोहड़बीड बीकानेर में है। को अश्व संरक्षण में बेहतरीन कार्य करने हेतु लगातार दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार से नवाजा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से, किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर 2023 के उपलक्ष्य पर यह दिया जाता है। अब देखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसकी स्थापना कब की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सभी प्रश्न है साथियों, प्रश्न कोई भी बन सकता है। एग्जामिनर का माइंड कहां पर जाके ठहरता है वही प्रश्न बन जाता है। तो एक एक चीज को अपने नजरअंदाज नहीं करने वाले हैं, बहुत अल्प समय में बहुत अधिक जानकारी अर्जित करने वाले हैं। आप सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको समय का अभाव है तो आप जो वीडियो की जो टाइमलाइन है उसे क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, उसे 1.5 में 1.75 में आप देख लीजिएगा, पर सेशन को कवर जरूर कीजिएगा। अपना कोई भी बिंदु है वो अछूता नहीं रहे। इस वर्ष यह पुरस्कार गुजरात की हल्लारी असव के संरक्षण के लिए मिला है, और पहले जो पुरस्कार मिला था वो मारवाड़ी नस्ल के लिए मिला था। पिछली बार मारवाड़ी नस्ल पर इन्होंने अच्छा कार्य किया, उसमें सुधार किया, तो मारवाड़ी नस्ल के लिए मिला। अब इन्हें हल्लारी नस्ल के लिए मिला है। विशेष, इससे पहले मेवाड़ी नस्ल के ऊंटों के लिए नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। मेवाड़ी नस्ल के ऊंटों को वर्ष 2007 में पहली बार राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र पर लाकर उनके संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया था। और इस टॉपिक को अपने अच्छे से कवर किया है। आशा करता हूं कि एक एक बिंदु अच्छे से आपके दिमाग में बैठा होगा। संजू योगी को पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड मिला है। किसको? संजय योगी को। ये कृषि उद्यमी है, किसान है, और कृषि के क्षेत्र में इन्होंने जो प्राचीन चली आ रही थी रूढ़िवादिताएं उनको हटाकर नवीन पद्धतियों को अपनाकर इन्होंने अच्छा कार्य किया, और उनके इस कार्य को एक रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी मानते हुए इनको पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड से नवाजा गया है। किसके द्वारा? पेप्सिको इंडिया के द्वारा। तो आइए साथियों पढ़ते हैं। राजस्थान के कृषि उद्यमी संजय योगी को पेप्सिको इंडिया, किसके द्वारा? पेप्सिको इंडिया के रिवॉल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस अवार्ड से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया। संजय योगी को लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना और सर्वोत्तम कृषि पद्धति को अपनाने के लिए रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इस श्रेणी पश्चिम बंगाल की तापसी पाल को स्वर्ण पुरस्कार से मिला है, और इन्हें क्या मिला है? रजत अवार्ड मिला है। अब मुकुट मणिराज जी के बारे में पढ़ते हैं। मुकुट मणिराज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। मैंने उस पे ऊपर लिख भी दिया गया इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने लिए बहुत जरूरी है। इन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। किसको? मुकुट मणिराज को। मुकुट मणिराज को साहित्य अकादमी द्वारा 21 भाषाओं के लिए, कितनी साथियों? 21 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा 18 दिसंबर 2024 को की जाती है। और इसमें अपने लिए जो खास है वो राजस्थानी भाषा है। वैसे तो 21 भाषाओं के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा का जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? तो मुकुट मणिराज जी को मिला है। किनको? मुकुट मणिराज जी। और दूसरा प्रश्न यह बनता है कि ये कहां से है? तो ये कहां से है? तो कोटा से है, और उनकी काव्य कृति है गांव और अम्मा। आप कह जाने गांव और अम्मा, तो उनके लिए, इस काव्य कृति के लिए उन्हें राजस्थानी भाषा 2024 का साहित्य अवार्ड मिला है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसको? मुकुट मणिराज जी को। किसके लिए? गांव और अम्मा अपनी काव्य कृति के लिए। और उससे पहले 2024 में जो साहित्य अकादमी मिला था वो गजय सिंह राजपुरोहित को मिला था पलकती प्रीत के लिए। किसके लिए? पलकती प्रीत के लिए, पीपी के लिए, पीपी के लिए, पलकती प्रीत के लिए। सुपोषित माह अभियान का तीसरा चरण, अपने से प्रश्न पूछा जाएगा डायरेक्ट। ये ओम बिरला जी जो वहां के लोकसभा सांसद हैं। कौन? ओम बिरला जी, जो अपनी लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा यह अभियान चलाया गया था, सुपोषित माह अभियान। सुपोषित माह अभियान कहां पर? तो कोटा बूंदी में। अपने डायरेक्ट प्रश्न बनता है, सुपोषित माह अभियान निम्न में से किस जिले में संचालित है? कोटा बूंदी में, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, सीकर, झुंझुनू में। तो वह कहां पर है? तो कोटा बूंदी में। ये आपको पता होना चाहिए। सुपोषित माह अभियान है वो ओम बिरला जी के द्वारा चलाया गया था। और सुपोषित माह अभियान का तीसरा चरण चल रहा है।
यह क्या है कि ऐसी गर्भवतियां महिलाओं को चिन्हित किया जाता है जिसका 45 किलो से वेट कम है, और उनके संतुलित आहार के लिए उनके वेट ग्रोथ को लेकर क्या है, उन्हें विशेष डॉक्टर व न्यूट्रिशन की सलाह पर गर्भवती महिलाओं के लिए 12.5 किलो की पोषण किट प्रदान की जाती है। और जो यह पहल शुरू की गई थी वो 29 फरवरी 2020 को ओम बिरला जी के द्वारा यह सराहनीय कदम उठाया गया था। तो आशा करता हूं ये फैक्ट आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार मुकुटमणि राज जी थे उसी प्रकार यह भी अपने लिए बेहद खास है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार, बहुत बड़ा है यह अवार्ड, क्योंकि इसमें वैश्विक है, ग्लोबल, पूरे विश्व में अगर कोई मैनेजमेंट चुनावों में जिसने किया है तो वह शानदार प्रदर्शन करते हुए जिन्हें नामित किया जाता है वो अपने कौन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता। डॉक्टर मधुकर गुप्ता को वैश्विक निर्वाचन प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा गया है, जो अपने लिए बेहद खास है। उन्हें यह पुरस्कार पारदर्शी, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण चुनाव के प्रबंधन कराने में असाधारण योगदान देने हेतु यह प्रदान किया गया है। किन्हें? डॉक्टर मधुकर गुप्ता को। यह सिंपोजियम डोमिनियन गणराज्य की राजधानी सेंट डोमिंगो में 15 से 18 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था। उस आयोजन में इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। और डॉक्टर मधुकर गुप्ता को 2023 में भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर से नवाजा गया था। तो साथियों, बेहद खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तथ्य आप अपने दिमाग में बड़े तरीके से संजो के रखिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। जर्मनी कंपनी अल्बाट्रास, जर्मन की एक कंपनी है, कौन सी? अल्बाट्रास। वो जोधपुर के तिंवरी में एक औद्योगिक इकाई स्थापित करेगी। कहां पर? जोधपुर के तिंवरी में। अब आपको बताना है तिंवरी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध कंपनी है अल्बाट्रास, जो जोधपुर के तिंवरी में एक औद्योगिक इकाई स्थापित करेगी। और इसके लिए जो रिको ने है, रिको की स्थापना कब की गई थी ये भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। रिको ने तिंवरी औद्योगिक क्षेत्र में जर्मनी कंपनी को अल्बाट्रास को जमीन आवंटित की है, और वह रक्षा क्षेत्र में एरोस्पेस में अपने विभिन्न उपकरणों के उन्नत आरएफ चैम्बर्स और मेटल पैनल निर्माण कर केंद्रित होगी, और यह 42 करोड़ का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री ने किया NGBI लिंक परियोजना के 3 पैकेज का शिलान्यास। प्रदेश सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजन 17 दिसंबर 2024 को दादिया जयपुर में आयोजित किया गया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संशोधित पार्वती काली सिंधु चंबल लिंक परियोजना की सौगात दी। संशोधित PKC लिंक यानी PKC पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। परियोजना के प्रथम चरण में पेयजल के लिए कुल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज और नवनेरा बांध में संग्रहित जल के उपयोग हेतु नवनेरा गलवा बिसलपुर इसरदा लिंक परियोजना की 3 पैकेज का निर्माण का कार्य शिलान्यास किया गया है। और उसमें जो कुल लागत है वह 9,416.70 करोड़ की लागत इसमें आने वाली है। और यह सौगात दी गई है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है। इसमें क्या किया जाएगा? नदी जोड़ो अभियान के तहत इन नदियों को जोड़कर पानी आवंटित किया जाएगा, जिससे पेयजल और कृषि क्षेत्र के लिए आपूर्ति की जाएगी। इसमें से जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो यही है कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया। कुल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर और नवनेरा बांध स्थापित किए जाएंगे, और इनमें जो संग्रहित जल होगा उनको पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। तो यह था साथियों अपना प्रोजेक्ट जिसके बारे में अपन ने जाना। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण, और इसी कारण ये सेशन अपना लंबा जा रहा है, क्योंकि 1 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुआ और भजनलाल सरकार ने काफी सारी सौगातें दी है जो अपने लिए बेहद खास है, अपनी परीक्षा की दृष्टि से बेहद अहम भूमिका अदा करने वाली है। भजनलाल सरकार को 15 दिसंबर 2024 को 1 वर्ष पूर्ण हुआ। इस उपलक्ष्य पर निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली, ये इनकी थीम थी। निभाई जिम्मेदारी और हर घर खुशहाली की थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही महिला एवं किसान सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। और उन्हीं के साथ जयपुर में पिंजरापोल गौशाला में 15 दिसंबर 2024 को अंत्योदय सेवा शिविर का भी आयोजन किया गया।
और इस आयोजन में विभिन्न सारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया, और जो योजना है वो अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक योजना पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। सर्वप्रथम जो पहली योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? राज्य के शहरी क्षेत्रों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो अपने से पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है वो ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जा रही है या शहरी क्षेत्र में? तो शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद व असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण, हस्तशिल्प, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई कार्मिक, घरेलू श्रमिक आदि को विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराकर आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। जो भी क्या है, असंगठित श्रमिक है, जो क्या करते हैं, कोई बुनकर का कार्य करता है, कोई केयर वर्कर होता है, जिस प्रकार अपने बोलते हैं जो बच्चों को घर पर रखते हैं, और सफाई श्रमिक होते हैं जो सफाई कार्य का घरेलू यानी छोटे मोटे जो श्रमिक है उनके लिए क्या करेंगे, ऋण की व्यवस्था की गई है। उन्हें क्या कितना दिन बिना किसी गारंटी के इस योजना से जो भी लाभान्वित होगा, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना से जो भी लाभान्वित होगा उसे बिना किसी गारंटी के, बिना किसी शुल्क के उन्हें 80,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जो अपने लिए बेहद खास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने से प्रश्न जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है वो कब प्रारंभ हुई? तो ये कब प्रारंभ हुई? 15 दिसंबर 2024 को। तो ये इसमें कौन कौन लाभान्वित होंगे? तो असंगठित श्रमिक इसमें लाभान्वित होंगे। तो किस क्षेत्र में की है, ग्रामीण की या शहरी की? तो शहरी क्षेत्र की है। कितना लोन दिया जाएगा? बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सुविधा शुल्क के 80,000 तक इसमें लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसमें क्या है कि कोई भी बच्चा जिसकी आयु 18 साल से कम है और वह किसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है तो उसे 50 लाख का उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा और उसकी देखभाल के लिए 5,000 प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इसके पहले चरण में जेके लोन अस्पताल और एम्स जोधपुर को अधिकृत किया गया है। वहां पर क्या क्या इन हॉस्पिटल्स में जाकर अपना उपचार करवा सकते हैं और बहुत ही बड़ी इसे अपनी योजना और परमार्थ के लिए बहुत ही बड़े कार्य अपने इसे मान सकते हैं। कोई भी दुर्लभ बीमारी हो उसमें 50 लाख तक का उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसी घोषणा माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, इस योजना में क्या है कि जो भी मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन के अतिरिक्त 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन्हें 3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र का शुभारंभ। ये सद्भावना केंद्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन केंद्रों पर नागरिक, संस्थान या वाणिज्य उद्यम आदि पहले उपयोग हो चुकी वस्तुएं जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, किताबें हैं, खिलौने हैं, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जमा करा सकेंगे। कोई भी वहां पर जाकर जमा करवा सकता है और जहां से जरूरतमंद व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार वो वांछित सामान है वो प्राप्त कर सकेंगे। अब इस केंद्रों का संचालन कौन करेगा? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपने आगे भी पढ़ने वाले हैं। इनका जो संचालन करेंगे जो मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना के जो लाभार्थी हैं वही क्या करेंगे, इस संबद्ध भावना केंद्र का संचालन करेंगे। ठीक है, ये अपने लिए बेहद खास है। अन्य कार्यक्रम में जो अपने पढ़ने वाले हैं साथियों, इस क्रोनोलॉजी को थोड़ा अलग किया गया है क्योंकि इस क्रोनोलॉजी में मैंने क्रोनोलॉजी सेंटर से बात की थी कि आप सब कुछ मैटर एक ही साथ दे देते हैं तो इसमें पढ़ने में थोड़ी क्या होती है, मुश्किल होती है। आप क्या कीजिए, अलग अलग सेगमेंट में इसमें डिवाइड कीजिएगा राजस्थान परिदृश्य को। तो ये मैंने बताया गया था उन्हें जिस प्रकार अन्य कार्यक्रम है। अब आप क्रोनोलॉजी पढ़ोगे तो देखना अपने को अलग अलग मिलेगा। इसमें जो नीतियां हैं तो सारी नीतियों को एक साथ दे दिया, ठीक है। और अपने जिस प्रकार न्यूज एंड शॉर्ट में अब चर्चित व्यक्ति पढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्होंने हेडलाइन डाल दी, ये चर्चित व्यक्ति आएंगे। चर्चित स्थल को एक साथ कर दिया गया, पुरस्कार सम्मान को यहाँ पर एक साथ कर दिया, हेडलाइन बना दी है ये मेरे कहने पर। इनके लिए मैं क्रोनोलॉजी जो प्रकाशन है उनका बहुत बहुत दिल से आभार करता हूँ कि अभी मेरे सभी साथियों को पढ़ने में भी आसानी होगी। अभियान है तो सभी अभियानों को एक साथ कर दिया है, खेल कूद को सभी को एक साथ कर दिया है, तो सभी खेल कूद होंगे, विविध होंगे तो वहां पर विविध होगा। इस प्रकार क्रोनोलॉजी को अब प्रकाशित किया जाएगा। तो ये क्रोनोलॉजी ने ये बात मानी है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अपने पढ़ने में भी बहुत सुगम रहने वाली है और सुगम से सुगम बनाने जाने की कवायद है अपनी, और अच्छे तरीके से बहुत कम समय में अच्छा मैटर पढ़ने वाले हैं। तो अपने आगे थे अपने बिंदु पर अन्य कार्यक्रम में।
अन्य कार्यक्रम में जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो है पूंछरी का लोठा और गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास किया गया है। पूंछरी का लोठा और गोवर्धन परिक्रमा क्या है तो जानते हैं। पूंछरी का लोठा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास डीग में, कहां पर साथियों, तो डीग में 15 दिसंबर 2024 को किया गया। कब किया गया? 15 दिसंबर 2024 को किया गया। गिरिराज जी की परिक्रमा के पथ के विकास का 4 जोन में बांटकर विकसित करने की योजना बनाई गई है। वर्तमान में पहले जोन का शिलान्यास हो चुका है। इसमें श्रीनाथ जी का मंदिर है, पूंछरी का लोठा मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर है, गंगा मंदिर है, नरसिंह जी का मंदिर है, मुखारबिंद है, अप्सरा कुंड है, नवल कुंड है, फाउंटेन है, राधा वाटिका है, बॉटनिकल गार्डन है। इस प्रकार काफी चीजों का विकास करवाया जाएगा। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो सबसे पहले यह अपने को ध्यान में रखना है, 14 दिसंबर 2024 को किया गया। कहां पर किया गया? उदयपुर में किया गया। क्या है इसमें सम्मेलन में क्या कुछ खास हुआ, आइए जानते हैं। इसमें जो 45 लाख स्वयं सहायता समूह हैं उनके लिए राज सखी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस राज सखी पोर्टल से क्या होगा, आइए जानते हैं। जो राज सखी पोर्टल है इसमें जो भी स्वयं सहायता समूह है, जो एनजीओ है, वो उससे जुड़ी महिलाएं क्या कर सके, अपने जो उत्पाद है, कोई भी उत्पाद जो बनाती है, कोई भी सामग्री जो बनाती है उसे ऑनलाइन बेच सकेगी। किसमें? राज सखी पोर्टल में। तो इस प्रकार ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो यह राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजविका है। इसकी स्थापना कब की गई, ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। राजविका की स्थापना कब की गई? तो वहां पर क्या कर सकेंगे, जो महिलाएं हैं वो अपने उत्पाद है वो ऑनलाइन बेच सकेगी और उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जहां से वे काफी लोगों से कनेक्ट कर पाएंगी और अपनी आजीविका के साधन है वो अच्छे से और घर बैठे उन्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो काफी अच्छी योजनाओं का जो शुभारंभ किया गया माननीय भजनलाल जी के द्वारा, इनके लिए इनका बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, ये क्या है? मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना है, इसका शुभारंभ 15 दिसंबर 2024 को किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में जो भी 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को गर्म मीठा दूध पिलाया जाएगा। गर्म मीठा दूध पिलाया जाएगा, साथ में जलेबी भी दी जाएगी। ये भी कवायद अपने डालेंगे, जलेबी नहीं देगी, दूध दिया जाएगा। कृपया जीवा पर थोड़ा कंट्रोल रखें। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन अजमेर में, कहां पर अपने से प्रश्न पूछा जाएगा, राजस्थान में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो अजमेर में हुआ। कब हुआ? 13 दिसंबर 2024 को हुआ। और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 योजनाएं संचालित की गई। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊंट संरक्षण विकास मिशन। इसमें 100 गौशालाओं और गो कास्ट मशीन उपलब्ध कराने का कार्य शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है, आइए पढ़ते हैं। इसमें जो भी कवरेज इसमें प्रदान किया गया है, 5-5 लाख दुधारू गाय और भैंस का इसमें बीमा किया जाएगा, 5-5 लाख भेड़ बकरी का किया जाएगा, 1 लाख ऊंट का इसमें बीमा किया जाएगा। अगर किसी गौ या भैंस या ऊंट में नर या हो चाहे मादा हो, उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो 40,000 प्रति पुरुष उन्हें बीमा कवरेज दिया जाएगा। और भेड़ और बकरी की होती है तो उसे 4,000 रुपए निर्धारण किया गया है। ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन के लिए अगर पहले कोई, जिस प्रकार राजस्थान राज्य में पशु ऊंट की घटती संख्या को थामने और उन्हें संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा ऊंटनी के प्रसव में, यानी कि ऊंटनी का जब प्रसव होता है, यानी अपने क्या बोलते हैं ऊंटनी के बच्चे को, टोडियो साधारण भाषा में, तो टोडियो के जन्म पर जो पहले 10,000 राशि दी जाती थी, अब वह राशि दो किस्तों में 20,000 रुपए दी जाएगी। अगर आप इस योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं, ऊंटनी है, तो आप इसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं और आप ऊंटनी के प्रसव पर, टोडियो के जन्म पर क्या है 20,000 की राशि आप अर्जित कर सकते हैं। भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। अब आपने एक सुना होगा, एक तो शहरी क्षेत्र में होता है यूआईटी, अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ठीक है, और एक होता है विकास प्राधिकरण। ये क्या है? तो यूआईटी का आपने नाम सुना होगा। यूआईटी की स्थापना कब की गई? तो ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना।
सभी बताने हैं आपको जो मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बेहद खास है और जनरल नॉलेज के लिए बेहद खास है। अपने नाम पढ़ लेते हैं, यूआईटी, नगर विकास न्यास, जो क्या करते हैं, शहरों में आवासीय योजनाओं को, कॉलोनियों को, इनको क्या करते हैं, शहरी क्षेत्र को अच्छे से डेवलपमेंट बनाने करने के लिए नीति निर्माण करते हैं। और विकास प्राधिकरण भी क्या करता है, बढ़ते जो बड़ा शहरी क्षेत्र होता है वहां पर क्या करते हैं, आवासीय परियोजनाओं को संचालित करने का कार्य करते हैं। अब इनमें फर्क क्या है यूआईटी में? अब भरतपुर में और बीकानेर में पहले से यूआईटी है, वहां पर विकास प्राधिकरण को संचालित किया जाता है। क्यों, क्या फर्क है, आइए बताता हूं। यूआईटी की जो स्थापना की जाती है वो 1959 में की जाती है। यूआईटी एक क्या है, यूआईटी एक सरकारी निकाय नहीं है, बल्कि विकास प्राधिकरण है, वो वैधानिक निकाय है। ठीक है, ये एक ट्रस्ट है, इसमें शहरी विकास न्यास यानी नगर विकास न्यास बोलते हैं इसे, एक ट्रस्ट है जो क्या करते हैं, शहर को अच्छे से डेवलपमेंट करने का कार्य करती है। लेकिन विकास प्राधिकरण क्या, एक वैधानिक निकाय है। इसमें जो इसका जो चेयरपर्सन होगा वो राजनीतिक व्यक्ति होगा। ठीक है, इसका जो अधिकारी होगा, चेयरपर्सन होगा, वो कौन होगा, आईएएस अधिकारी होगा। यानी इसमें कौन होगा, सरकारी निकाय है, सरकार के द्वारा यानी राजनीतिक रूप से संचालित न होकर यह एक वैधानिक निकाय है। और यूआईटी क्या होती है, ये एक राजनीतिक रूप से संचालित होती है। तो इस प्रकार विकास प्राधिकरण और यूआईटी में यह फर्क है। और भरतपुर और बीकानेर में शहरी क्षेत्र जो बढ़ गया है उनको संचालित करने के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है राजस्थान में कुल कितने विकास प्राधिकरण है। जिस प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण अपने पढ़ते हैं जेडीए ने, काफी बारी न्यूज चलती है कि जेडीए ने इतने अतिक्रमणों को हटाया, तो उसी प्रकार भरतपुर और बीकानेर में भी क्या किया जा रहा है, विकास प्राधिकरण की, डेवलपमेंट अथॉरिटी की क्या मिल रही है, गठित करने की अधिसूचना जारी की गई है। देश में पहली बार एयरलिफ्ट कर अंगों का प्रत्यारोपण किया गया। एयरलिफ्ट कर यानी एयरलिफ्ट के माध्यम से, यानी हवाई जहाज के माध्यम से, एयरलिफ्ट एम्बुलेंस के माध्यम से क्या किया गया, अंगों का एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा गया और फिर वहां पर उनका ट्रांसप्लांट किया गया। ये इस प्रकार अंगदान 13वां अंगदान था, जिसका 15 दिसंबर 2024 को प्रत्यारोपण किया गया। इस क्रम में प्रदेश में पहली बार एयर एम्बुलेंस से अंगों को एमएस अस्पताल पहुंचाकर सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया। अंगदान किए गए अंगों को हेलीकॉप्टर द्वारा झालावाड़ से सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में प्रत्यारोपण के लिए लाया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। और जिस व्यक्ति के अंगों का इसमें अंगदान किया गया था वो गंभीर रूप से घायल और ब्रेन डेड झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती 33 वर्षीय विष्णु प्रसाद द्वारा किया गया था। तो ये अपने लिए इतना कोई खास नहीं है, ये नहीं पूछा जाने वाला। इसके बाद जो आएगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कि जैसलमेर के पत्थरों से देश का पहला डिजिटल म्यूजियम तैयार किया गया है। कहां पर, तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इसे कर लीजिएगा कि जैसलमेर के पत्थरों से देश में पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावन, जिसका नाम रखा गया है क्या, अभय प्रभावन, महाराष्ट्र के पुणे में इसे इंद्रायणी नदी के किनारे बनाया गया है। और इस जो म्यूजियम है ये किसका म्यूजियम है, किस लिए है, तो ये जैन धर्म को संरक्षित करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस म्यूजियम का निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण में 12 वर्ष लगे हैं। तो आइए इस अभय प्रभावन के बारे में जानते हैं। यह म्यूजियम जैन धर्म के इतिहास और दर्शन पर आधारित है। 2200 वर्ष पुराने पाली जाने वाली जैन गुफाओं के करीब स्थित यह म्यूजियम 3.5 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है, वर्ग फीट में फैला हुआ है। और इसका जो नाम है वो अभय प्रभावन है। और ये 12 वर्ष में 400 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसका उद्देश्य है वो है जैन धरोहर को संरक्षित करना। तो इसके बारे में आप यह चीज ध्यान में रखिएगा कि जो अभय प्रभावन है वो किसके लिए है, तो जैन धर्म को संरक्षित करने के लिए। 1216 में ये बनकर तैयार हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में इसे बनाया गया है, जो जयपुर के पीले पत्थरों से बनाया गया है। अब पढ़ते हैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं इनके महत्वपूर्ण पहलुओं को। शीर्षक है इसका साथियों, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। आयोजन कहां पर किया गया, तो सीतापुरा जयपुर में किया गया। 9 से 11 दिसंबर 2024 को किया गया। ठीक है, और राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग वाणिज्य विभाग,
ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और रिको, इन सभी ने मिलकर, तीनों संस्थाओं ने मिलकर इसका आयोजन किया गया। और जो नोडल इसका विभाग था वो कौन है? बीआईपी, निवेश वर्धन ब्यूरो था। टैगलाइन है इसकी, रिप्लेट, रिस्पॉन्सिबल एंड रेडी। तो हर एक जो बिंदु है वो अपने लिए खास है। शीर्षक क्या था, कहां पर आयोजन हुआ, कब आयोजन हुआ, कौन कौन इसके आयोजक थे, नोडल विभाग कौन है, टैगलाइन इसकी क्या है। तो एक एक चीज आप कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न अपने लिए बन सकता है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 12 थीमेटिक स्तर और ग्लोबल बिजनेस एक्सपो के साथ एमएसएमई कॉन्क्लेव व प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया। इस समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे और 17 देशों की पार्टनर कंट्री के रूप में भी सहभागिता थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। और पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल देश 17 थे, वो जो निम्नलिखित हैं, और अन्य प्रतिभागी देश हैं ये भी निम्नलिखित हैं। ये अपने को ध्यान में नहीं रखना। अपने को जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए एक विशेष विभाग की स्थापना की जाए। ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। और उसी के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 10 दिसंबर 2024 के बाद जो आने वाले सभी 10 दिसंबर होंगे, तो उन 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के साथ साथ प्रवासी राजस्थानी दिवस का भी आयोजन किया जाएगा। और राज्य में पहली बार प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थान सम्मान देने का भी निर्णय लिया गया है। तो ये तीनों चीजें अपने आप में बेहद खास है। इसे आप अच्छी तरीके से माइंड में सेट करके रखिएगा कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, उसी के साथ प्रवासी राजस्थान दिवस भी होगा। और राज्य में पहली बार प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी सम्मान देने की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। तो इसी के साथ काफी सारे एमओयू हुए थे, वो जान लेते हैं कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट में 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू किए गए हैं। समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू साइन हुए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या हुए हैं? सर्वाधिक साइन हुए हैं। समिट के दौरान इजराइल के विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राजस्थान सरकार और डेनमार्क दूतावास के बीच सरस्वती पोलियो चैनल व पुनर्जीवन पर सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट में हस्ताक्षर हुए हैं। इससे पहले ऐसा पहली बार है कि किसी सरकार ने गठन के पहले ही वर्ष किसी निवेश समिट को आयोजन किया गया है। इससे पूर्व 2022 में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा किया गया था और इससे पूर्व वसुंधरा सरकार के द्वारा 2015 में किया गया था। मुख्यमंत्री ने लॉन्च की प्रदेश के सर्वांगीण विकास की 9 नीतियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट अपने पढ़ने वाले हैं, जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से बेहद खास है। इन 9 नीतियों का जो अनावरण किया जाता है वो 4 दिसंबर 2024 को किया जाता है। पहली है राजस्थान एमएसएमई नीति 2024। पहली एमएसएमई नीति कब घोषणा की गई थी वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, जो बेहद खास है। राज्य के एमएसएमई उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना और इसमें ऋण में अतिरिक्त 2% ब्याज के अनुदान की घोषणा की गई है। तो राजस्थान की नई एमएसएमई नीति कब जारी की गई? तो 2024 में। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं नई नीति को। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 में की गई है। इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो आगामी 5 वर्षों में निर्यात में 1.5 लाख करोड़ की वृद्धि लाना इसका लक्ष्य रखा गया है। एक जल एक उत्पादक नीति ओडीओपी का शुभारंभ कब किया गया? तो 2024 में किया गया। नवीन सूक्ष्म उद्योगों में 25% और अधिकतम 15 लाख एवं लघु उद्योगों में 15% और अधिकतम 20 लाख की राशि इन्हें अनुदान के रूप में दी जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। बस प्रावधान इसमें ध्यान रखना है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो 2024 में इसे बनाया गया है। इसमें क्या होगा? जो भी हस्तशिल्प का कार्य है, हाथ से होने वाले कार्य है, उसमें एमएसएमई क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों को वैश्विक बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। छोटे उद्योगों को किसमें? बड़े उद्योगों के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। एवीजीसी एक्सआर नीति क्या है? तो एवीजीसी एक्सआर नीति है वो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं और राज्य की संस्कृति और स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देना है। अब एवीजीसी एक्सआर क्या है? एवी से एनिमेशन, वी से विजुअल इफेक्ट्स, जी से गेमिंग, सी से कॉमिक्स एंड एक्स से एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में यह जो नीति बनाई गई है उसे एवीजीसी नाम दिया गया है। और इस नीति को और बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित
किए जाएंगे। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, पहली पर्यटन नीति कब बनाई गई और देश की पहली पर्यटन नीति कब बनाई गई, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और राजस्थान की जो नवीनतम पर्यटन नीति है वो 2024 में बनाई गई है और इसमें क्या करना है, पर्यटन को और बढ़ावा देना है ताकि पर्यटन से होने वाली आय अधिक से अधिक अर्जित हो और अपने राज्य का सर्वोत्तम विकास हो। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, इस नीति को वर्तमान अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत प्रावधानों और तथा ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों को सम्मिलित कर तैयार किया जाएगा और 2030 तक अक्षय ऊर्जा को 125 गीगावाट तक बढ़ाना है और इसके साथ फ्लोटिंग वाटर, रिजर्वायर टॉप और कैनाल टॉप ऊर्जा योजना को भी बढ़ावा देना है। फ्लोटिंग कैसे, जो तालाब पोखर कोई भी है वहां पर क्या सोलर पैनल लगा देना, रिजर्वायर टॉप हो गया, कैनाल टॉप नहर पर सोलर पावर लगा देना। तो यहाँ मतलब कि ऊर्जा ही ऊर्जा, एनर्जी का उत्पादन करना है। तो इस प्रकार नवीनतम ऊर्जा नीति का घोषणा की गई। अब उससे नेक्स्ट जो नीति है वो राजस्थान राज्य खनिज नीति है। उसमें राजस्थान में बढ़ोतरी हो, रोजगार के नए प्राप्त हो, इस उद्देश्य के साथ इसकी घोषणा की गई है। राजस्थान में एम सैंड नीति, एम सैंड क्या होती है, जिस प्रकार पत्थरों को पिघलाकर जो बजरी के समान होती है, क्रशर बोल सकते हैं जिसे, बजरी के स्थान पर उसका प्रयोग किया जाए, इसके लिए एम सैंड की इकाइयों की स्थापना की जाएगी और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एम सैंड का उपयोग बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे अपने निपाई में, चिनाई में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये एम सैंड नीति किससे है, बजरी के समान रूपी पत्थर, जो पत्थरों से बनाई गई क्रशर का उपयोग करने से है। तो ये साथियों थी अपनी जो नवीन नीतियां जिसके बारे में अपन जाना। अब पढ़ेंगे अपने राजस्थान में खुलेंगे 9 केंद्रीय विद्यालय, कहां कहां पर। तो देश में कुल 85 केंद्रीय विद्यालय हैं, उनमें से 9 केंद्रीय विद्यालय कहां पर खुलने हैं, वो अपने राजस्थान में खुलने हैं। 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने की कवायद रखी गई है। कहां कहां पर खुलेंगे, तो एक तो एएफएस फलोदी में एक खुलेगा, बीएसएफ सतराना, ये कहां पर है, गढ़साना में है, गढ़साना, बीएसएफ कर्णपुर, ये दोनों गंगानगर जिले को 2 केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। हिंडौन सिटी करौली, मेड़ता सिटी नागौर, राजसमंद राजगढ़ अलवर, भीम राजसमंद और महबा दौसा में, इस प्रकार 9 केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। सुलुम्बर एवं डूंगरपुर जिले में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सहशक्ति पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। किन्हें, सुलुम्बर और डूंगरपुर को, किसके द्वारा, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय द्वारा इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। क्यों, क्योंकि डूंगरपुर ने तो क्या किया है, नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान के तहत 8692 दिव्यांगजनों को पेंशन और 5100 यूडीआई कार्ड और 217 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1057 दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान की है। और सुलुम्बर ने क्या किया है, सुगम्य भारत अभियान के तहत 1000 से अधिक सरकारी इमारतों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया गया था और अभियान में 5900 से अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र बांटे गए थे और 4400 यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए थे। इस प्रकार इनकी असाधारण योगदान को देखते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिक मंत्रालय द्वारा सुलुम्बर और डूंगरपुर जिले को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सहशक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब पढ़ते हैं अपने चर्चित व्यक्तियों को। चैन पांड्या जी ने, चैन पांड्या चींख ली किया है और उन्होंने इतनी बड़ी चींख मारी कि इनकी चींख पूरे भारत देश भर में गूंज चुकी है, क्योंकि इन्होंने 3.5 इंच का और मात्र 150 से 180 ग्राम का कंप्यूटर तैयार कर दिया गया है और जिसे पॉकेट जीनियस प्रो नाम दिया गया है, जिसकी 8 GB रैम है और 256 GB से 1 GB तक इसकी मेमोरी रहने वाली है। किसकी, चैन पांड्या जी ने यह कंप्यूटर तैयार किया है, जो कहां के है, चिंखली डूंगरपुर की है। उस्तान पेप्पे खान का जी का निधन हो चुका है। कब, 12 दिसंबर 2024 को। जैसलमेर के पेम्पे खान पद्म श्री शाकर खान मांगनियार के छोटे भाई हैं और जो कमायचा, मुरली और शहनाई के अच्छे वादक थे, जिनका निधन 12 दिसंबर 2024 को हुआ है। हमीदा बानो उदयपुर की उड़नपरी के नाम से जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय धाविका है। इनका जो निधन है वह 7 दिसंबर 2024 को हो चुका है। ठीक है, इन्होंने 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेल में 400 यानी 1600 रिले दौड़ में रजत पदक जीता था और 1981 में जापान में चतुर्थ एशियन एथलेटिक्स चैंपियंस में 1600 में कांस्य पदक जीता था। और इसके साथ इन्हें काफी सारे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। महाराजा सज्जन सिंह अवार्ड, माणक स्वर्ण पदक,
महाराणा प्रताप पुरस्कार, रजत जयंती पुरस्कार, नाहर पुरस्कार, अमन अवार्ड, खेल गंगा पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी, ये कुलपति थे महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के जोधपुर के, तो इनका निधन अब 23 दिसंबर को हो चुका है। रणमल सिंह सीकर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, स्वतंत्रता सेनानी रह सकते हैं, किसान नेता भी रह चुके हैं। इनका जो निधन है वो 102 वर्ष की आयु में 11 दिसंबर 2024 को हो चुका है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये अध्यापक भी रह चुके थे, किसान नेता भी रहे, विधायक भी रहे। इन्होंने काफी सारे अपने जीवन काल में भूमिकाएं अदा की है, इसलिए अपने लिए खास है। कौन? रणमल सिंह। अब अपने पढ़ने वाले हैं पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड किसे मिला है? तो ट्रेवल्स प्लस लीजर है। ट्रेवल्स प्लस लीजर ने पीपुल्स चॉइस सर्वे किया, उसमें इस लोगों की चॉइस को देखते हुए देश का सबसे बड़ा बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अगर खिताब दिया है तो वो राजस्थान को दिया है। और इसका जो खिताब जिन्होंने अर्जित किया वो नई दिल्ली में स्थित आईटीसी मौर्य में इसका आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 2024 को। और राजस्थान के पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशिका सुमिता सरोच ने यह अवार्ड प्राप्त किया है। किसने? एसएस ने, सुमिता सरोच ने। तो राजस्थान में देश की 88% हेरिटेज संपत्तियां हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पुष्कर, सवाईमाधोपुर, शेखावटी क्षेत्र में। इस पर वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए अगर कोई भी अगर शादी करवाना चाहे तो राजस्थान बेहद खास है, ये पीपुल्स चॉइस सर्वे में बतलाया गया है। कांस्टेबल ऑफ द मंथ में 6 पुलिसकर्मियों को दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया था। संदीप बख्शी जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर है, उन्होंने शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार सम्मानित किया गया है संदीप बख्शी जी को, ये आप ध्यान में रखिएगा। जो मैंने रेड मार्क कर रखे हैं, हाईलाइट कर चुके हैं, अंडरलाइन कर चुके हैं, वो चीज आपने लिए बेहद खास है, उन्हें आप ध्यान में रखना है। डॉक्टर एस.एल. हर्ष को बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और बाबा रामदेव लाइफ टाइम जो अचीवमेंट पुरस्कार है वो सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र में जो भी अपना उल्लेखनीय योगदान देता है उसको यह प्रदान किया जाता है। तो डॉक्टर एस.एल. हर्ष ने 50 वर्षों में पर्यावरण के संरक्षण में कार्य करते हुए 1975 से अब तक 6 लाख पौधे लगा चुके हैं। और इसके साथ ही 1995 से पोलियो कार्यक्रम में हजारों बच्चों को पोलियो की खुराक, 150 से अधिक चिकित्सा शिविर, 22,000 की जांच, 1990 से जैविक कृषि की ट्रेनिंग, 20 वर्षों से अजोला पशु आहार पर कार्य करते आ रहे हैं। इसलिए उन्हें 2011 में मारवाड़ रत्न से भी उन्हें नवाजा जा चुका था। और ये वर्तमान में क्या है? राजस्थान में मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। कौन? एस.एल. हर्ष। उन्हें रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया है क्योंकि उनकी महान उपलब्धियां काफी विचारणीय हैं। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर, मेला और महोत्सव में। शिल्पग्राम उत्सव 2024 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो यह प्रश्न बनता है जो शिल्पग्राम उत्सव है वो उसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उदयपुर में पश्चिम शिक्षा केंद्र में इसका आयोजन किया जाता है। कब किया गया? 21 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया। यह 10 दिवसीय आयोजन था जिसका शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा किया गया। ठीक है, इसकी जो थीम थी लोक के रंग लोक के संग, इसकी थीम थी साथियों। और इसमें जो डॉक्टर कोमल कोठारी समृद्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट कला पुरस्कार था वो किसको दिया, प्रदान किया गया? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया 2024 में? तो गणपत सखाराम मस्के को, और राजस्थान के भवाई कलाकार डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो जो कहाँ के रहने वाले हैं? जो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के रहने वाले हैं। और कठपुतली और चित्रकथी के कलाकार गणपत सिंह को और राजस्थान के भवई कलाकार रूप सिंह शेखावत को यह अवार्ड दिया गया है। तो इसमें से जो अपने लिए खास है वो रूप सिंह शेखावत जी हैं। तो अपने से पूछे जाए राजस्थान के किस व्यक्ति को डॉक्टर कमल कठारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रूप सिंह शेखावत को यह अवार्ड दिया गया है। इसमें दोनों को एक रजत पट्टिका और उसके साथ 2.51 लाख की राशि भेंट की गई है। सर्च राष्ट्र की राष्ट्रीय मेला, ये क्या है साथियों? आइए पढ़ते हैं। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सर्च राष्ट्र की राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया। जो कहां पर किया गया? जवाहर कला केंद्र एवं इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में 14 से 30 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास विभाग के तहत राजविका के द्वारा किया जाता है। राजविका की स्थापना कब की गई ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और यह
इसका प्रमुख कार्य क्या है, यह भी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। इसके बाद पढ़ते हैं अपने अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन उसके 90वां स्थापना दिवस कोलकाता के जीडी बिरला सभागार में बनाया गया। कोटा महोत्सव 23 से 25 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया, जहां पर फूड कोर्ट, क्राफ्ट बाजार, चंबल महाआरती, लोकल हंट प्रोग्राम, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के क्या किए गए प्रोग्राम वहां पर संचालित किए गए। सम्मेलन बैठक कॉन्फ्रेंस पढ़ते हैं, कौन कौन से सम्मेलन हुए। कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना डूंगरी में हुआ। कब? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 24 दिसंबर 2024 को। रोजगार एवं युवा सम्मेलन, वर्तमान राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 12 से 17 दिसंबर 2024 को निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली की थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजन हुए। उसी में एक कार्यक्रम था रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन, जिसका आयोजन कहां पर हुआ? जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में 12 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया। इसमें क्या हुआ कि इस कार्यक्रम में सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए और सभी जिलों में आयोजित हुए इस रोजगार उत्सव कार्यक्रम में 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो यह था रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन। कब हुआ? तो यह 15 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। अब बढ़ते हैं अभियान, गो स्नेह पात्र एवं पक्षी दाना अभियान। यह बहुत अच्छा एक अभियान है, गो स्नेह पात्र और पक्षी दाना अभियान। शुभारंभ राज्य के पशुपालन, डेयरी और गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने 22 दिसंबर 2024 को किया और इसका आयोजन है वो उदयपुर के एनिमल फीड संस्था द्वारा किया जा रहा है। 101 गो स्नेह पात्र अभियान उदयपुर एनिमल फीड की गौ माता को भूख से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें गौ माता को कचरे में खाना ढूंढने को मजबूर न होना पड़े, जिसके उनके स्वास्थ्य और संकट पर जीवन संकट न पड़ जाए, इसलिए गो स्नेह पात्र अभियान उदयपुर के एनिमल फीड के द्वारा चलाया गया है। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, 39 जिलों में जन्म से 5 वर्ष तक के लगभग 87.50 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ 7 दिसंबर 2024 को किया गया। भारत में वर्ष 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। तो यह अपने लिए खास है कि भारत में कब की गई थी? 1995 में 2 बूंद जिंदगी की इस अभियान की शुरुआत की गई थी और जनवरी 2011 के पश्चात 13 वर्षों में कोई भी पल्स पोलियो केस भारत में नहीं आया है। मार्च 2014 में भारत को पल्स पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिल चुका है और 2 जीवन बूंद जिंदगी की इसने इतिहास रच दिया है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान, यह 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान है वह 7 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। इस अभियान में 5 जिलों को में यह अभियान संचालित किया गया, 12 कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद में। और यह अभियान भारत के 347 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। ये लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है। मरु उड़ान अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चित कलेक्टर साहिबा के द्वारा यह किया जा रहा है, यह अभियान संचालित किया जा रहा है, जो बाड़मेर की हाल ही में जिला कलेक्टर टीना डाबी है उनके द्वारा यह अभियान है वो संचालित किया जा रहा है। कौन सा? मरु उड़ान अभियान। इसका जो कार्य क्या है, थीम क्या है इसकी? तो इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह अभियान चलाया गया है, मरु उड़ान। यह 13 नवंबर 2024 को यह शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ एक और, राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी टीना डाबी ने इससे पूर्व बाड़मेर को स्वस्थ रखने के लिए नो बाड़मेर अभियान चलाया था। ये दोनों अभियान आपको ध्यान में रखनी है। सिद्धार्थ चौधरी, बात करते हैं खेलकूद की, तो सिद्धार्थ चौधरी है वो गोला फेंक है प्लेयर है और 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये कहाँ के है सिद्धार्थ चौधरी? ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो जयपुर के हैं ये, मैं ही बता देता हूँ। संस्कार सारस्वत, यह बैडमिंटन खिलाड़ी है जो जोधपुर के हैं, जो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 18 से 24 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में आयोजन जिसका होता है, उसमें यह संयुक्त रूप से संस्कार और अर्श की जोड़ी फाइनल में कर्नाटक के नवीन वी और लोकेश पी को हराकर यह अवार्ड अपने नाम करती है। सुशीला मीणा काफी चर्चा में रही, जिसका बॉलिंग एक्शन है
जो जहीर खान की भांति है, और इनकी एक रील है वो सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा शेयर की गई थी और इस काफी चर्चा में रहे। तो ये धारियाबाद प्रतापगढ़ की है, सुशीला मीणा, इसे आप ध्यान में रखना है। उसके बाद करें सोनिका चौधरी, जो भरतपुर के गांव उसेर की बेटी है, जो बहुत दिव्यांग सोनिया चौधरी कंबोडिया में आयोजित नेशनल पैरा थ्रो बॉल मैच सीरीज में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। ये भरतपुर के गांव उसेर की बेटी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें नेक्स्ट बिंदु की, तो 11वीं राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता, जिसका आयोजन पटेल स्टेडियम में 21 से 23 दिसंबर 2024 को किया गया। इसमें 1000 से 78 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया गया। और ये क्या थी, राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद, जो कार्मिक विभाग के द्वारा संचालित की गई थी। इसमें काफी खेल थे, क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया। अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता, जो भी अखिल भारतीय सिविल सेवा यानी आईएएस है, ठीक है, वो क्या किए थे, स्वाई मानसिंह स्टेडियम में जय क्लब में उन्होंने टेबल लॉन टेनिस प्रतियोगिता रखी गई थी उनके लिए, और उन्होंने उसमें भाग लिया था। तो ये ऐसा कुछ खास है नहीं। हिंदुस्तान जिंक द्वारा 31 नंद घर का शुभारंभ किया गया। ये अपने लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि नंद घर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी जिंक कंपनी कौन, हिंदुस्तान जिंक, जो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से राजमंदिर में संचालित है। उसमें 31 आधुनिक आंगनवाड़ियों को नंद घर का उद्घाटन किया है। तो किसके द्वारा किया है, हिंदुस्तान जिंक के द्वारा किया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। कलिका पेट्रोलिक यूनिट्स, यह महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर यह यूनिट स्थापित की गई है। किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें जो ड्रेस होगी वो ब्लू होगी। एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा और संरक्षण के लिए 150 कालिका पेट्रोलियम यूनिट्स को 15 दिसंबर 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इनकी यूनिफॉर्म ब्लू कलर की होगी, जिस पर कलिका का नियोन मोनोग्राम होगा, और हर गश्ती में 4 महिला अधिकारी होंगी। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2024 में 500 कलिका पेट्रोलिंग यूनिट्स बनानी थी, लेकिन 150 को संचालित किया चुका है। कृष्णा यूजीबी रोबोट, ये कृष्णा यूजीबी रिवॉर्ड है, जो जयपुर की बेस्ट स्टार्टअप क्लब द्वारा फर्स्ट रोबोटिक ने कृष्णा यूजीबी रिवॉर्ड बनाकर इंडियन आर्मी के चुनिंदा हिस्सों के लिए सौंपे हैं। किसने बनाए, तो फर्स्ट रोबोटिक्स ने बनाए हैं। ये क्या करेंगे, ये जो बड़े बड़े भारी भारी हथियार होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये रोबोट लेके जाएंगे, कृष्णा यूजीबी रोबोट। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। गांधी सागर में परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी मिल गई है, और यह जो नाभिकीय ऊर्जा निगम हो गया और एनटीपीसी, इन दोनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। जो गांधी सागर बांध है चंबल नदी के ऊपर, वहां पर परमाणु रिएक्टर लगाएंगे। कौन, तो नाभिकीय ऊर्जा निगम और एनटीपीसी, इन दोनों की यह संयुक्त परियोजना। प्रकृति परीक्षण, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसके साथ क्या है, अपने प्रकृति से हो रहे दोहन है उनको बचाने के लिए अपने को गाइडेंस दी जाएगी। और इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे वात, पित्त, कफ, इन दोषों का पता लगाकर खुद को स्वस्थ रहने के लिए भी छोटे छोटे बदलाव कर अपने स्वस्थ रह सकते हैं, इसमें यह मेंशन किया जाएगा। बात करें सद्भावना केंद्र की, तो सद्भावना केंद्र जो पहले भी चर्चा की थी, इनकी जो शुरुआत की गई थी 15 दिसंबर 2024 को की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कि जो भी गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उन्हें जो सामान है वो निःशुल्क दिया जाएगा। 600 से अधिक सद्भावना केंद्र खोले जाएंगे, और इसका जो खाका तैयार किया गया है तो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो संचालन करेंगे तो मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना में जो पंजीकृत बेरोजगार है वो क्या करेंगे, इसका संचालन करेंगे। तो ये थे साथियों आज का अपना सेशन। कैसे लगा सेशन जरूर बताइएगा। थोड़ा तेजी के साथ मैंने पढ़ाया है क्योंकि आज का सेशन बहुत लंबा था, और इसमें काफी सारे जो बिंदु है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी में कोई भी आपको समझने में कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक बिंदु कवर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।